मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सेलों के समूहन पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम लोग सेलों का श्रेणी क्रम समूहन और समांतर क्रम समूहन पढ़ चुके हैं। अगला आप लोग का था सेलों का मिश्रित क्रम समूहन, लेकिन चूंकि एग्ज़ाम नज़दीक है और आप लोग को थोड़ा हड़बड़ी है आगे बढ़ने का भी, तो वह किसी और वीडियो में हम मिश्रित क्रम डाल देंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज हम आपको पहले ही कह दिए थे कि आज हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन का सेतु के विषय में पढ़ेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल भी आपका आ रहा है और आपको व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की व्यवस्था का व्यंजक प्राप्त करने के लिए देगा। तो यह लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पूछ देगा। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, एकदम सिंपल है। और चूंकि हम लोग किरचॉफ्स लॉ अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और किरचॉफ्स लॉ का ही यहाँ पे एप्लीकेशन है, तो हम ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करवा पा रहे हैं आप लोग को। लेकिन इन सब माध्यम से भी हम धीरे धीरे किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन क्लियर करते जाएंगे। तो किरचॉफ्स लॉ में आप लोग जंक्शन लॉ पढ़ चुके थे कि किसी भी जंक्शन पे आपका जितना करंट आता है उतना ही जाता है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। और किरचॉफ्स का द्वितीय नियम आप लोग पढ़े थे कि किसी बंद पास में या किसी क्लोज लूप में अगर एक बिंदु से चलते हैं और चाहे आप क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए और वापस उसी बिंदु पे आ जाते हैं, तो सभी विभव ह्रासों का बीजगणितीय योग शून्य होता है या टोटल पोटेंशियल ड्रॉप का अलजेब्रिक सम शून्य होता है। और यह एनर्जी कंजर्वेशन के अनुरूप भी है। तो वो दोनों नियम हम लोग अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। जल्दी से हम लोग टॉपिक पे आ जाते हैं। तो हम टॉपिक आप लोग का लिख दिए हैं, देख लीजिए। व्हीटस्टोन का सेतु, व्हीटस्टोन्स ब्रिज। तो नाम सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। व्हीटस्टोन, किसी को हीट स्टोन सुनाई देगा, मतलब गर्म पत्थर। हीट स्टोन गर्म पत्थर, ब्रिज सेतु यानी गर्म पत्थर का सेतु। या किसी को व्हीट स्टोन सुनाई पड़ेगा, मतलब गेहूं पत्थर पुल। तो इस तरह से हम लोग को भी लगता था, लेकिन एक्चुअल में फनी नेम नहीं है। एक्चुअल में यह इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। व्हीटस्टोन महोदय जो थे वह इंग्लैंड के काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और उन्होंने एक व्यवस्था का आविष्कार किया, प्रतिरोध को, धारामापी को और सेल को मिलाकर, जिससे कि किसी अज्ञात चालक का या अज्ञात तार का प्रतिरोध बहुत सुगमतापूर्वक निकाला जा सके। बहुत आसानी से कोई अज्ञात तार है उसका प्रतिरोध निकालना है तो आप व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो लिखने का काम बोर्ड में चूँकि जगह बहुत कम है और ज़्यादा लिखाने का कोई मतलब है नहीं। किसी भी बुक में आपका कोई भी बुक होगा तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज निश्चित रूप से होगा, तो उससे आप लोग नोट कर सकते हैं। मेन हम करेंगे यहाँ पे कि जो आपका समझाना है, मेरा काम है आपको हेल्प करना। तो जो चीज़ हमको समझाना है केवल वही सब पॉइंट हम बोर्ड पे यहाँ पे लिखेंगे और जल्दी से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक्चुअल में है क्या? तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि चार प्रतिरोध है, देखो P, Q, R और S। या आपके पास क्या है, चार प्रतिरोध है, ध्यान से देख लीजिए, P, Q, R और S। और चारों प्रतिरोधों को चतुर्भुज की चार भुजा पे, यह आप देख सकते हैं, A, B, C, D कैसा है, एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज की चार भुजा पे चार प्रतिरोध रख दिए, P, Q, R और S। और एक विकर्ण या B और D या क्या है आपका, एक विकर्ण है। तो एक विकर्ण पे गैल्वेनोमीटर या धारामापी लगा दिया। धारामापी हम लोग को आगे भी पढ़ना है डिटेल में। अभी धारामापी का मतलब क्या है कि जिससे धारा मापा जा सके। अगर इस पथ से होके धारा बहेगा तो गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप होगा, उससे पता चलेगा कि इस परिपथ में धारा बह रहा है। तो बहुत सिंपल है।
यहाँ पे देख लो लिख दिए हैं कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध वैज्ञानिक हीटस्टोन ने प्रतिरोधों, धारामापी व सेल को जोड़कर एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिससे किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को हीटस्टोन का सेतु कहते हैं। मतलब हीटस्टोन सेतु मतलब वह ईंटा पत्थर नहीं है, हीटस्टोन एक वैज्ञानिक का नाम है जो इंग्लैंड के काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और इसका उद्देश्य क्या है, तो किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना। बहुत आसानी से हम लोग इस पे भी कर लेंगे। तो क्या हो रहा है हीटस्टोन सेतु में, देख लीजिए कोई फैंसी आइटम हम नहीं करने जा रहे हैं, टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो 4 प्रतिरोध है हमारे पास, P, Q, R और S। और इसको कैसे जोड़ दिया, तो चतुर्भुज की 4 भुजाओं पर देख लीजिए इस तरह से A, B, C, D चतुर्भुज है, 4 भुजाओं पर प्रतिरोध P, Q, R और S इस तरह से आपका लगा हुआ है। अब एक विकर्ण आपका चतुर्भुज का है BD जिसमें कि धारामापी जोड़ दिया है। धारामापी क्या करेगा, तो धारा को नापने का काम करेगा। इससे पता चलेगा कि इस परिपथ से होके धारा बह रहा है कि नहीं। और दूसरा विकर्ण जो आपका है AD, तो इस विकर्ण से होकर एक सेल को जोड़ दिया गया है। क्लियर। तो यह आपका विकर्ण A और C के बीच क्या कर दिया गया है, एक सेल को और स्विच को जोड़ दिया गया है इस तरह से। जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा आप देखिए क्या हो जाएगा, तो यह बैटरी क्या करेगा, परिपथ में धारा, मान लीजिए कि बैटरी से परिपथ में धारा प्रवाहित होना चालू हुआ आए। ध्यान से देख लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जंक्शन लॉ का यूज करके और परिपथ में करंट को डिस्ट्रीब्यूट करना भी सीखेंगे। तो भले ही हीटस्टोन सेतु हम लोग देख रहे हैं जो कि एग्जाम में आपका पूछ सकता है कि इसके संतुलन की अवस्था का व्यंजक प्राप्त कीजिए, तो वह तो हम लोग निकालेंगे ही, P/Q बराबर R/S। और साथ में यह जो कंसेप्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन का है या और भी प्रॉब्लम में हम लोग को यूजफुल रहेगा। तो बिंदु A और C, एक विकर्ण पे आपका क्या है देख लो, सेल जुड़ा हुआ है जिसका EMF XI है, और एक विकर्ण B और D है, इससे एक गैल्वेनोमीटर जुड़ा गया है जो धारा को नापने का काम करेगा। तो जैसे ही कुंजी स्विच आप ऑन कीजिएगा, बैटरी क्या करेगा, सेल में मान लीजिए करंट दिया I। अब यह I धारा देखिए जैसे ही बिंदु A पर पहुंचेगा, ध्यान दीजिएगा सब लोग थोड़ा सा, जैसे ही धारा I यह धारा बिंदु A पर पहुंचेगा, तो अब यहाँ पे देखिए कि I को 2 रास्ता मिल रहा है, एक इधर P की ओर और एक इधर R की ओर जा रहा है। तो धारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 भागों में बट जाएगा। तो मान लेते हैं कि इस AB वाले भाग में धारा आपका हो गया I1 और इस AD वाले भाग में कह देते हैं धारा हो गया I2। सिंपल एकदम रखते हैं हम लोग कि बैटरी सेल परिपथ में धारा I भेज रहा है, बिंदु A पर धारा को 2 मार्ग दिख रहा है, देख लीजिए, एक इधर भी जा सकता है, एक इधर भी जा सकता है। तो इधर हम मान लिए कि धारा I1 गया और इधर AD के अनुदिश धारा I2 गया, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। और यहीं पे किरचॉफ्स का प्रथम नियम से आप लिख सकते हैं, टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, यानी कि आप लिख सकते हैं कि धारा I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2। यानी कि यह जंक्शन अगर A पर देख लीजिए 3 ब्रांच हो रहा है, तो जंक्शन की ओर अगर धारा आ रहा है तो I आपका इस तरह से कहते हैं कि जंक्शन की ओर आने वाली धारा को आप पॉजिटिव लीजिए तो I पॉजिटिव है, और जंक्शन से A से दूर जा रहा है तो वह क्या हो गया, निगेटिव, तो I1 दूर जा रहा है माइनस I1, या I2 भी दूर जा रहा है माइनस I2, और बराबर क्या हो गया 0। यह क्या है, किरचॉफ के प्रथम नियम, किरचॉफ्स के प्रथम नियम से आपका क्या हो गया, I यह जंक्शन की ओर आ रहा था, पॉजिटिव लिए, I1 दूर जा रहा था, माइनस I1 हो गया, I2 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, माइनस I2 बराबर 0। और यहाँ से आप कह सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2। इसको
एक समीकरण हम ले लिए। केवल हम लोग फैक्ट देख लेते हैं जो कि समझने का है। तो बैटरी धारा I दे रहा था, बिंदु A पर धारा दो ब्रांच में बट गया, एक I1 आपका चला गया AB के अनुदिश, I2 चला गया AD के अनुदिश। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो कि यह धारा I1 जैसे ही इस बिंदु B पर पहुँचेगा तो इधर से आ रहा है क्या, I1, और बिंदु B पर भी देखिए एक गैल्वेनोमीटर की तरफ जा सकता है और एक BC की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे भी I1 क्या हो रहा है, दो भाग में बट जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर से होके जो धारा गया उसका नाम दे देते हैं IG। IG धारा किससे हो गया, गैल्वेनोमीटर से हो गया, और यह BC से होकर मान लेते हैं धारा आपका I3 मान लेते हैं इसको। ध्यान से देखिएगा तो यह I1 धारा बिंदु B पर क्या हो गया, पुनः दो ब्रांच में टूट गया। एक IG आपका गैल्वेनोमीटर के अनुदिश चला गया, यह आपका हो गया IG, और एक I3 मान लिए जो कि भुजा BC के अनुदिश आपका इस तरह से चल रहा है। भुजा BC में आपका धारा क्या हो रहा है, I3। तो बिंदु B पर भी किरचॉफ्स का प्रथम नियम लगा दीजिए। यह कहाँ लगा है, बिंदु A पर, और बिंदु A पर आपने किरचॉफ्स का प्रथम नियम लगाया, मिल गया I बराबर I1 प्लस I2। ठीक इसी तरह से बिंदु B पर भी लगाते हैं। बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, बहुत आसान है, देख लो। तो बिंदु B पर क्या हो गया, तो धारा I1 जंक्शन की ओर आ रहा है, तो I1 आपको क्या लेना होगा, पॉजिटिव लीजिएगा, और यह IG जंक्शन से यानी B से दूर जा रहा है, क्या हो जाएगा, निगेटिव, तो माइनस IG, और यह I3 भी दूर जा रहा है, तो I3 भी आपको क्या लेना होगा, निगेटिव, माइनस I3 बराबर क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आपको मिल गया I1 बराबर, या IG और I3 उधर भेज दीजिए, IG प्लस I3, इसको आप कह दीजिए समीकरण 2। अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। व्हीटस्टोन सेतु में बताया कि 4 प्रतिरोध है, P, Q, R और S। चतुर्भुज की 4 भुजा पर रख दिए, एक विकर्ण पे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, दूसरा विकर्ण AC पे आपका एक सेल जुड़ा हुआ है। जैसे ही कुंजी स्विच ऑन किए, सेल धारा I दिया, तो बिंदु A पर I धारा दो भाग में बट गया, एक इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया। बिंदु A पर किरचॉफ्स का प्रथम नियम लगाए तो जंक्शन की ओर धारा I आ रहा था, I आपका पॉजिटिव हो गया, I1 दूर जा रहा था, माइनस I1 लिखे, I2 दूर जा रहा था, माइनस I2 लिखे, बराबर क्या हो गया, 0। तो I बराबर मिल गया I1 प्लस I2, यह पहला इक्वेशन हो गया। अब यह I1 करेंट यहाँ से आपका बिंदु जैसे ही B पर पहुँचेगा तो यह I1 करेंट भी दो ब्रांच में टूटा, या BC के लॉन्ग मान लिए I3 है, और जो गैल्वेनोमीटर से होकर गुजरा उसको कह दिए IG है। तो बिंदु B पर भी किरचॉफ्स का प्रथम नियम अगर लगाएंगे तो I1 B की ओर जा रहा है, जंक्शन की तरफ जा रहा है, I1 पॉजिटिव हो गया, IG B से दूर जा रहा है, IG आपका निगेटिव हो गया, और इसको I3 माने हैं, यह भी B से दूर जा रहा है, तो I3 भी निगेटिव हो गया। तीनों का बीजगणितीय योग 0 हुआ। यहाँ से मिल गया आपको I1 बराबर IG प्लस I3, या इक्वेशन 2 हो गया। कोई समस्या यहाँ तक नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि बिंदु A का काम कर लिए, बिंदु B पर का काम कर लिए, अब बिंदु D पे आ जाइए। ध्यान दीजिए यहाँ पे बिंदु D पे, तो देखो यह I2 करंट आ रहा है, इधर से देख लीजिए AD के अनुदिश का आ रहा है आपका I2 करंट आ रहा है, और गैल्वेनोमीटर से होके आपका कौन करंट आ रहा है, IG आ रहा है। या I2 और IG दोनों किधर आ रहा है, बिंदु D की तरफ आ रहा है, और इस ब्रांच में यानी DC ब्रांच में हम मान लेते हैं कि करंट ले लेते हैं I4। इसमें हम करंट ले लिए I4, ध्यान से देख लीजिए। तो अब बिंदु D पे भी किरचॉफ्स लॉ का एप्लीकेशन करते हैं। बिंदु
डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो जैसे ही बिंदु डी पे आप किरचॉफ का प्रथम नियम अप्लाई कीजिएगा, देखिए I2 करंट डी की तरफ जो कि जंक्शन है डी की तरफ आ रहा है, I2 आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। IG करंट देखिए बिंदु डी यानी जंक्शन की ओर आ रहा है, तो IG भी आपका पॉजिटिव हो गया। और इस DC ब्रांच में करंट मान लिए I4 जो कि जंक्शन से दूर जा रहा है, तो उसको क्या ले लिए, -I4 या बराबर क्या हो गया, 0। और यहीं से आप लोग लिख सकते हैं I4 को उधर भेजिएगा तो I4 बराबर क्या मिल जाएगा, I2 प्लस IG, I2 प्लस IG। तो I4 बराबर I4 को इधर भेजे तो I4 बराबर I2 प्लस IG। इसको आप समीकरण 3 दे दीजिए। तो किरचॉफ के प्रथम नियम को कहाँ कहाँ लगा दिए, बिंदु ए पर लगा दिए तो I बराबर I1 प्लस I2 मिल गया। रटना तो बिल्कुल नहीं है, एकदम आसान नियम है। बिंदु बी पर अगर लगा दिए तो हमको क्या मिल गया, I1 बराबर IG प्लस I3। और बिंदु डी पर प्रथम नियम लगा दिए तो क्या मिल गया, तो इसमें अगर धारा I4 मानने हैं तो I4 बराबर क्या मिल गया, I2 प्लस IG। यहाँ तक एकदम क्लियर है, हम लोग को कोई समस्या नहीं है। अब दो बंद पास लेना। अब हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम यूज कर लिए, अब क्या करेंगे, किरचॉफ का द्वितीय नियम यूज करेंगे। किसमें करेंगे, तो एक बंद पास लेंगे ABD A, देख लीजिए इस तरह से यह एक क्लोज लूप बन रहा है। ए से चलेंगे BD, वापस ए पे आ जाएंगे, तो एक बंद पास यह बन जाएगा। दूसरा बंद पास आप ले लीजिए BCDB। तो दो बंद पास हम लोग को मिल रहा है, दोनों में किरचॉफ का द्वितीय नियम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास ABD, बंद पास ABD में। क्लियर है, एकदम आसान है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस में लगा रहे हैं, बंद पास ABD और A में। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम आप इसमें लगाइए। हम कहें कि किसी भी डायरेक्शन में या तो क्लॉकवाइज चलिए या एंटी क्लॉकवाइज चलिए। ए से चलना शुरू कीजिए और वापस ए पे आइए। जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा सभी का योग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो जैसे ही देखिए ए से बी की ओर चलिएगा तो धारा के दिशा में प्रतिरोध P को पार कीजिएगा तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, I1 इंटू P। तो लिख देते हैं I1 इंटू P। पॉजिटिव क्यों लिए, क्योंकि धारा के दिशा में चल रहे हैं। अब B से D की तरफ अगर जाइएगा तो यह भी देखिए धारा की दिशा में ही चल रहे हैं। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध आपको G मान लेना है। तो धारा के दिशा में चल रहा है तो IG इंटू G। तो I1 इंटू P हो गया पहला। ए से चले बी तक तो I1 इंटू P। अब B से चलिएगा D तक तो I1 इंटू G। तो प्लस IG इंटू G। यहाँ पे IG क्या है, देखिए इस परिपथ में धारा आपका क्या है, IG है, और G क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से चले B तक, धारा के दिशा में चले तो I1 इंटू P क्या होगा, पॉजिटिव लीजिएगा। देखो पॉजिटिव लिए हैं। B से D तक चले तो I1 इंटू G, अभी आपका धारा के दिशा में चल रहा है, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो D से A की तरफ आइएगा तो यहाँ पे धारा आपका क्या, आप चल रहे हैं D से A की ओर, लेकिन धारा आपके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो I2 इंटू R को क्या लेना होगा, निगेटिव। तो माइनस I2 इंटू
आर, और सभी का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। बहुत आसान है आपका किरचॉफ्स का द्वितीय नियम। आप लूप ए बी डी, ए में लगा रहे हैं तो ए से अगर बी पर गए I1 इंटू पी, धारा की दिशा में गए पॉजिटिव ले लिए। बी से डी पर गए तो IG इंटू जी, जहाँ की जी क्या है, गैल्वेनोमीटर या धारा मापी का प्रतिरोध है, तो धारा की दिशा में गए तो IG इंटू जी, यह भी पॉजिटिव हो गया। लेकिन डी से ए की ओर जा रहे थे तो देखे कि अरे धारा तो उल्टा दिशा में आ रहा है, मतलब क्या होगा, निगेटिव लेना होगा। काफ़ी चर्चा किए हैं किरचॉफ्स लॉ में हम लोग, तो क्या हो गया -I2 इंटू आर, तो -I2 इंटू आर बराबर क्या हो गया, 0। इसको समीकरण 4 कर दीजिए। और फिर किरचॉफ्स का द्वितीय नियम से ही इसमें चलते हैं बी सी डी और बी में, तो पुनः बंद पास किसमें, बी सी डी और बी, बी सी डी बी में। ध्यान से देख लो, बहुत ईजी है, ख़त्म होने वाला ही है, या नहीं माइंड में आने दीजिएगा कि लेंदी है, केवल समझ लीजिए जैसे कर रहे हैं। तो बंद पास बी सी डी और वापस बी में चल रहे हैं, तो देखो बी से सी की तरफ चलो, I3 की दिशा यानी धारा के दिशा में आप चल रहे हैं, यानी आप जैसे चल रहे हैं धारा भी उसी दिशा में जा रहा है, तो I3 इंटू क्यू क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। तो क्या लिख दें यहाँ पे, I3 इंटू क्यू, या पॉजिटिव हो गया। कहाँ तक गया, बी से सी तक। अब सी से जैसे ही डी पर जा रहे हैं, अरे देख रहे हैं धारा तो आपके विपरीत, आप सी से डी की ओर जा रहे हैं जबकि धारा आपके विपरीत दिशा में जा रहा है, तो यह I4 इंटू एस को क्या लीजिएगा, निगेटिव। तो क्या लिखेंगे, -I4 इंटू एस, चूँकि धारा के आप सी से डी की ओर आ रहे हैं, धारा विपरीत दिशा में मिल गया, तो क्या हो गया, -I4 इंटू एस। अब डी तक पहुंच गए, अब डी से वापस बी पर जाना। अगेन देखिए आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, धारा नीचे की ओर आ रहा है, तो यह भी क्या लीजिएगा, -IG इंटू जी, -IG इंटू जी, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसको आप समीकरण 5 दे दीजिए। देख लीजिए सारा काम हम लोग का खत्म है। किरचॉफ्स का प्रथम नियम आप बिंदु ए पर लगा दिए, बी पर लगा दिए और डी पर लगा दिए। और किरचॉफ्स का द्वितीय नियम से आप किस में लगाए, तो सबसे पहले आप लगाए द्वितीय नियम ए बी डी। ए में आपको मिल गया क्या, तो ए बी डी ए में मिल गया I1P IG G -I2 R बराबर 0। और फिर लगा दिए बी सी डी और बी में द्वितीय नियम से, तो क्या हो गया, तो I3 इंटू क्यू धारा के दिशा में था, पॉजिटिव हो गया। सी से डी तक आने में धारा विपरीत जा रहा था, तो क्या हो गया, -I4 इंटू एस, -I4 इंटू एस। डी से बी तक जाने में भी धारा आपको विपरीत दिशा में मिल रहा है, तो क्या हो गया, -IG इंटू जी बराबर क्या हो गया, 0। यह समीकरण 5 हो गया। यहाँ तक तो हम लोग को कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पे कहते हैं वीटस्टोन महोदय कि सेतु के संतुलन की अवस्था में यह गैल्वेनोमीटर की सुई का विक्षेप 0 होगा। यानी कि यहाँ पे देखो लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा जगह आप लोग देखिएगा कि सेतु के संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0। यह इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि प्रतिरोध PQ R और S, इसको इस तरह से समायोजित करना है कि इस गैल्वेनोमीटर का सुई का विक्षेप एकदम शून्य हो जाए, एकदम मिडिल में आ जाए। क्लियर है। तो
इसको जिस अवस्था में गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई विक्षेप नहीं हो, सबको इस तरह से अरेंज करना है पी क्यू आर और एस को कि गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप शून्य हो जाए। शून्य हो जाने का मतलब क्या है कि यह इस गैल्वेनोमीटर से होके यानी ब्रांच बी डी से होके कोई धारा नहीं बहेगी। कोई धारा नहीं बहने का मतलब कि यह जो आई जी धारा लिए हैं गैल्वेनोमीटर से होके उसका मान क्या हो जाएगा, शून्य। और इसी को कहते हैं सेतु की संतुलन की अवस्था। तो सेतु के संतुलन की अवस्था में Ig बराबर क्या लेना होगा, 0 लेना होगा। तो जैसे ही आप Ig बराबर 0 लीजिएगा, देख लीजिए समीकरण 4 से आपको क्या मिल जाएगा। तो Ig का मान आप जैसे ही 0 कीजिएगा क्या मिल जाएगा, I1P बराबर I2R। ध्यान से देख लो समीकरण 4 क्या है, I1P प्लस IgG माइनस I2R बराबर 0 है। तो जैसे ही आप सेतु को संतुलन की अवस्था में लाइएगा, सुई का विक्षेप शून्य होगा यानी Ig आपका 0 होगा। तो यहाँ पे Ig के जगह पे 0 लिखिएगा तो बचेगा क्या, तो लिख देते हैं यहाँ पे, यह आपका समीकरण 4 है। तो समीकरण 4 से, और समीकरण 4 से देखिए क्या मिल जाएगा। तो Ig तो 0 ही कर दीजिएगा, बटेगा क्या I1P और माइनस I2R। I1P माइनस I2R बराबर 0। और इसको लिख सकते हैं I1P बराबर, इसको इधर भेज दीजिए I2R। इसको भी कुछ नाम दे दीजिए, समीकरण 5 हो ही गया है, इसको समीकरण 6 नाम दे देते हैं। तो I1P बराबर I2R कब मिल रहा है, जब सेतु संतुलन की अवस्था में है, Ig का मान क्या है, 0 है। तो जैसे ही Ig 0 आप समीकरण 4 में रखे, इस समीकरण 4 में Ig के जगह पे 0 रखे, आपको बच गया I1P बराबर I2R। तो I1P बराबर I2R। फिर समीकरण 5 से ध्यान से देख लीजिएगा। तो समीकरण 5 में भी वही काम करेंगे, Ig के जगह पे क्या रखेंगे, 0, क्योंकि सेतु आपका क्या है, संतुलन की अवस्था में। तो जैसे ही Ig के जगह पे यानी कि धारामापी से गुजरने वाली धारा Ig का मान 0 रखिएगा, क्या मिल जाएगा, I3Q बराबर I4S। I3Q और बराबर I4S। यह आपका समीकरण 7 दे दिए, कुछ नहीं दिए हैं किए हैं, ध्यान से देख लीजिए। या Ig का मान 0 रख दिए समीकरण 5 में, तो बता I3Q माइनस I4S बराबर 0। I4S को उधर भेज दिए तो I3Q बराबर क्या हो गया, या I4S। तो I3Q बराबर क्या हो गया, I4S। ध्यान से देख लो, जैसे ही Ig 0 कीजिएगा, यह टर्म तो 0 हो गया, तो I3Q माइनस I4S बराबर 0। I4S उधर भेजिएगा तो क्या मिल गया, तो I3Q बराबर I4S। अब क्या करते हैं, समीकरण 6 में क्या कर दिए, समीकरण 7 से भाग दे दिए, यानी कि समीकरण 6 बटा समीकरण 7 कर दिए। तो 6 में 7 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा, देख लीजिए I1P बटा I3Q, I1P बटा I3Q। या 6 और 7 को क्या करना है, भाग देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 के I1P है, I1P, 7 के लेफ्ट साइड में I3Q, I3Q बराबर, अब यह क्या है, 6 के राइट में I2R, तो बराबर I2R और बटा 7 में क्या है, I4S। लगभग हम लोग देखो क्लोज हो चुके हैं, कुछ नहीं किए, समीकरण 6 में समीकरण 7 से भाग दे दिए, समीकरण 6 बटे समीकरण 7 कर दिए, जगह थोड़ा सा कम है। तो I1P बटे I3Q बराबर क्या मिल गया, I2R और बटे I4S। यहाँ तक एकदम क्लियर होगा आप लोग को, थोड़ा भी यहाँ तक आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए।
तो अब यहाँ पे देखिए कि I1P बटे I3Q I2R बटे I4S यहाँ तक तो है। लेकिन अब वापस से समीकरण 1 पे यहाँ पे आ जाइए, समीकरण 2 पे ध्यान से देखो। किरचॉफ के प्रथम नियम से आप समीकरण 1 निकाले थे, समीकरण 2 निकाले थे और यह समीकरण 3 निकाले थे। तो समीकरण 2 से जैसे ही Ig बराबर 0 कीजिएगा क्या मिल जाएगा, I1 बराबर I3। तो आप लिख सकते हैं समीकरण 2 से Ig बराबर 0 रखने पर, ध्यान से देखो समीकरण 2 में जैसे ही Ig 0 लिखिएगा क्या मिल जाएगा, I1 बराबर I3। क्या मिल गया, I1 बराबर I3। इसी प्रकार समीकरण 3 में और Ig बराबर 0 रखने पर, तो देखो समीकरण 3 में आपको क्या था, I4 बराबर I2 प्लस Ig। जैसे ही संतुलन की अवस्था में क्या होता है, Ig का मान 0, तो जैसे ही Ig 0 रखेगा क्या मिल जाएगा, I4 बराबर I2। तो यहाँ पे अब देख लो क्लियर है कि I1 बराबर I3 हो गया, मतलब यह I1 और यह I3 कैंसिल हो गया। चूँकि I1 बराबर I3 है तो I1 I3 कैंसिल हो गया। उसी तरह से I2 बराबर I4 है तो यह I2 और I4 भी कैंसिल हो गया। और बचा क्या आपका, P बटे Q बराबर R बटे S। और यही आपका क्या है, सेतु की संतुलन की अवस्था का व्यंजक है। तो अगर P बटा Q यानी P बटा Q बराबर क्या हुआ, R बटे S, यानी कि दो संलग्न भुजा का अनुपात बराबर है इन दोनों भुजा के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर, P बटा Q बराबर R बटे S, P बटा Q बराबर R बटे S। तो इसी को सेतु के संतुलन की अवस्था कहते हैं। और सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, धारामापी से प्रवाहित धारा का मान 0 होता है। तो बहुत आसानी से हम लोग यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब P, Q, R और S 4 प्रतिरोध है, 4 में से आपको किसी 3 का मान पता है, चौथा का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो शुरू में ही कहते कि यह व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, तो किसी चालक का प्रतिरोध को ज्ञात करने का, सुगमता पूर्वक पता करने का एक युक्ति है, जिसका आविष्कार कौन किए थे, व्हीटस्टोन महोदय किए थे। इसमें क्या किए, तो 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज की 4 भुजा पर रख दिए, एक विकर्ण पे धारामापी लगा दिए, दूसरे विकर्ण पे एक सेल लगा दिए। और इससे क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही कुंजी बंद किए, सेल धारा प्रवाहित हुआ I आपका बिंदु A पे 2 ब्रांच में टूट गया, I1 और I2। उसी तरह से B पे I1 टूट गया, I3 और Ig में। और बिंदु D पे क्या हो रहा था, तो इधर से Ig आया, इधर से I2 आया, तो मान लिए कि इस ब्रांच में धारा I4 है। कुछ नहीं किए, बिंदु A पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिए, मिल गया I बराबर I1 प्लस I2। उसी तरह से बिंदु B पर लगाए तो क्या मिल गया हमको, I1 बराबर Ig प्लस I3। और बिंदु D पर लगा दिए तो क्या मिल गया हम लोग को, तो I4 जो कि दूर जा रहा था बराबर I2 प्लस Ig। देख लीजिए, यह 3 आपका प्रथम नियम का एप्लीकेशन हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम हम लोग लगा दिए बंद पास A, B, D और A में। तो बंद पास का किरचॉफ का देखिए यहाँ पे लिखे हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद पास A, B, D, A में। तो आसानी से यह इक्वेशन 4 आ गया। उसी तरह से आप लगा दिए B, C, D और B में, तो यह इक्वेशन 5 आ गया। कुछ नहीं किए, इसके बाद
सिंपली हम लोग क्या किए, तो सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी की सुई का विक्षेप शून्य होता है, यानी इससे होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होगा धारामापी से। मतलब सिंपल है कि Ig बराबर 0 हो गया। तो जैसे ही Ig बराबर 0 हो गया, समीकरण 4 में Ig के जगह पे यहाँ पे 0 कीजिएगा तो I1P बराबर I2R मिल गया। यहाँ पे देख लीजिए लिख दिया I1P बराबर I2R। ठीक उसी तरह से समीकरण 5 में भी Ig के जगह पे 0 लिख दिए तो I3Q बराबर मिल गया I4S। देख लीजिए लिख दिए I3Q बराबर I4S। अब समीकरण 6 में समीकरण 7 से भाग दे दिए तो मिला I1P बटे I3Q। देख लीजिए I1P बटे I3Q और बराबर I2R बटे I4S, I2R बटे I4S। लेकिन समस्या क्या था कि I1 I3 था, I2 I4 था, तो I1 और I3 में संबंध निकाल लिए, I2 और I4 में संबंध निकाल लिए। कैसे निकाल लिए, तो यह समीकरण 2 था जिसमें I1 बराबर Ig प्लस I3 आप लोग निकाल ही चुके थे। Ig के जगह पे जैसे ही 0 रखे मिल गया I1 बराबर I3। तो I1 बराबर I3 जैसे ही मिला I1 I3 आपका कैंसिल हो गया। ठीक उसी तरह से समीकरण 3 में जैसे ही Ig के जगह पे 0 रखे मिल गया I2 बराबर I4। तो जैसे ही आपका I2 बराबर I4 मिला, देखिए यह I2 और I4 भी कैंसिल हो गया। बच क्या गया आपको, तो P बटा Q बराबर R बटा S, P बटा Q बराबर R बटा S। यही सेतु के संतुलन की कंडीशन इसको कह लीजिए। और P Q R S चारों आपको पता है कि प्रतिरोध है, तो 4 प्रतिरोध P Q R S में कोई 3 का मान आपको पता है, तो चौथे का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो यही भी टेस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसको आप अच्छा से देख लीजिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, और 1-2 पॉइंट इसमें और है वो हम आपको लिख देते हैं जस्ट। तो इस टॉपिक से यहाँ तक तो हम लोग क्लियर कर लिए। संतुलन की अवस्था का व्यंजक B बटा Q बराबर R बटे S हो गया, यह काम तो हो गया। कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो हम बेसिक पॉइंट सब आपका जल्दी से लिख दिए हैं। पहला कह रहे हैं कि यह भुजा AB और BC, तो AB व BC भुजाओं को अनुपाती भुजा कहते हैं। अनुपाती भुजा क्यों कहते हैं कि अज्ञात प्रतिरोध का जो मान निकालना है उसके लिए AB और BC का एग्जैक्ट मान यानी P और Q का एग्जैक्ट मान आपको नहीं भी पता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल P और Q का हमको अनुपात चाहिए। तो इसलिए यह P और Q यह दोनों यानी कि AB और BC भुजा को क्या कहते हैं, अनुपाती भुजा कहते हैं। जबकि भुजा AD को ज्ञात भुजा या AD को ज्ञात भुजा यानी R का मान आपको पता है, और CD को क्या कहते हैं, अज्ञात भुजा यानी जिसका प्रतिरोध आपको अज्ञात है निकालना है उसको भुजा CD पे रखते हैं। तो सिंपल है, कुछ वैसा है नहीं। अगला पॉइंट लिख दिए हैं, सेतु के संतुलन की अवस्था में यदि सेल व धारामापी की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए तब भी सेतु की संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह कई बार कंपटीशन में भी पूछा है आप लोग को घुमा फिरा के, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है। तो कुछ नहीं करा, यानी जहाँ पे सेल है वहाँ पे आप धारामापी लगा दीजिए, और जहाँ धारामापी है वहाँ पे सेल लगा दीजिए, तब भी सेतु के संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन किस अवस्था में, संतुलन की अवस्था में। क्लियर है। तो यह पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सेतु की संतुलन की अवस्था में यदि सेल व धारामापी की स्थितियां परस्पर बदल दी जाए, जहाँ धारामापी है वहाँ सेल रख दिए, जहाँ सेल है वहाँ धारामापी रख दिए, तब भी सेतु की संतुलन की अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है एकदम। और कि AC तथा BD, देखिए AC यह विकर्ण है आपका AC, और दूसरा BD यह भी विकर्ण है। तो AC तथा BD भुजाओं को संयुग्मी भुजाएं कहते हैं। विकर्ण जो है उसको संयुग्मी भुजा कहते हैं। अब यह भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि सेतु की सुग्राह्यता यानी कि सेंसिटिविटी चारों प्रतिरोधों के मान पर निर्भर करती है, यानी P, Q, R और S के मान पर निर्भर करेगा कि कितना
सेंसिटिव है, कितना सुग्राही है। और लास्ट पॉइंट है, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि यानी कि ऑर्डर के होते हैं तब सेतु अत्यधिक सुग्राही होता है। यानी PQRS सभी एक ही कोटि का मतलब क्या है कि सब कंपेरेबल है। ऐसा नहीं है कि एक 20 ओम है एक 20,000 ओम है तब प्रॉब्लम है। यानी चारों लगभग एक ही ऑर्डर का है तो सेतु बहुत ज़्यादा सुग्राही होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो आज का क्लास में हम व्हीटस्टोन सेतु व्हीटस्टोन ब्रिज का आपका काम कर दिए हैं। फिर आगे हम लोग जल्दी से अब अल्टरनेटिंग करंट भी जल्दी शुरू करेंगे। और जितना हो सके आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। आपका मिश्रित क्रम सेलों का बच रहा है, समय कम है लेकिन करना तो है, सिलेबस तो हम लोग को कवर करना ही है जैसे भी हो। तो वीडियो पूरा देखिए, एक बार भी अगर इतना देख लीजिएगा तो हम कोई चौका छक्का फैंसी आइटम हम आप लोग के सामने नहीं रखे हैं। फिजिक्स थोड़ा सा तो गंभीर सब्जेक्ट है, लेकिन गंभीर होने का मतलब यह नहीं है कि मज़ा नहीं है, मज़ेदार है, लेकिन फोकस हम फिजिक्स पे रखे हैं, बाहरी आवरण पे हम फोकस नहीं रख रहे हैं। इंटरटेनमेंट के लिए जब इंटरटेनमेंट करना है तो अच्छा से कीजिए, उस चीज़ में खेलिए कूदिए, मूवी देखिए, घूमिए, वह अलग चीज़ है। और जब पढ़ने का तरीका जो मेरा फिलॉसफी है कि थोड़ा सा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए, पढ़ाई से आनंद आना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं उसमें छक्का चौवा करके दिखाएंगे, एक्टिंग करेंगे, नृत्य करेंगे, तो फिर पढ़ाई फिजिक्स का थोड़ा सा हमको लगता है कि सम्मान रहना चाहिए भौतिकी का। तो हम टू द पॉइंट आप लोग से काम कर रहे हैं। अभी आपका इंटर का एग्ज़ाम है, इंटर के एग्ज़ाम के लिए हम पूरी तरह से फोकस हैं। जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा जितना हम लोग पढ़े हैं सबका एप्लीकेशन, सबका प्रॉब्लम आप लोग का शुरू कर देंगे, ताकि आपका IIT JEE जो भी नीट जो भी एग्ज़ाम हो उसमें भी आपका, चूँकि यही आपका बेस रहेगा, इसी आधार पर आगे भी आप लोग का काम होगा। तो आज इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।